नमस्ते दोस्तों, इंजीनियरिंग माइंडसेट डॉट कॉम से मैं हूं पॉल। इस वीडियो में हम एक डीसी मोटर देखने वाले हैं और हम समझेंगे कि ये कैसे काम करती है। डीसी मोटर कुछ ऐसे दिखती है। हालांकि ये कई प्रकार की हो सकती है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए किया जाता है और हम इनका प्रयोग अपनी कुछ चीजों जैसे कि पावर टूल्स, टॉय कार या पंखे में कर सकते हैं। जब हम डीसी मोटर को देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक धातु की बनी प्रोटेक्टिव केसिंग दिखती है जो स्टेटर बनाती है। एक सिरे पर हमारे पास केसिंग से निकली हुई शाफ्ट की नोक है जिस पर हम गियर, पंखे के ब्लेड या पुली जोड़ सकते हैं। दूसरे सिरे पर हमारे पास दो टर्मिनल वाली एक प्लास्टिक एंड कैप है। शाफ्ट को घुमाने के लिए हम इन टर्मिनलों को पावर सप्लाई से जोड़ सकते हैं। अगर हम मोटर को अंदर से देखने के लिए केसिंग हटा दें तो हमें दो चुंबक नजर आते हैं जो स्टेटर बनाते हैं। ये स्थायी चुंबक होते हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बनाते हैं। हमें मोटर के केंद्र से होकर घूमता हुआ एक रॉड दिखता है जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट का प्रयोग मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। शाफ्ट के साथ रोटर जुड़ा हुआ है। रोटर कई सारी डिस्क्स से बना है जिन्हें एक साथ लैमिनेट किया गया है। हर डिस्क में ये टी के आकार की भुजाएं बनाई गई हैं। टी आकार की भुजाओं पर कॉइल वाइंडिंग लिपटी हुई है जो बैटरी से इलेक्ट्रिकल करंट को ले जाती है। जैसे ही करंट कॉइल से होकर गुजरता है यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है और हम रोटेशन यानी घूर्णन उत्पन्न करने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड के समय और इसकी ध्रुवीयता या पोलैरिटी को नियंत्रित करते हैं। कॉइल के सिरे कम्यूटेटर से जुड़े हैं। कम्यूटेटर एक रिंग होती है जिसे कई प्लेटों में विभाजित किया गया है जो शाफ्ट के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके लगाई गई है। प्लेटें पृथक की हुई हैं और शाफ्ट के साथ साथ एक दूसरे से भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं। हर कॉइल का सिरा एक अलग कम्यूटेटर प्लेट से जुड़ा होता है। ऐसा एक सर्किट बनाने के लिए किया जाता है और इसके बारे में थोड़ी ही देर में विस्तार से जानेंगे। प्लास्टिक के बैक कवर में ब्रश आर्म और टर्मिनल होते हैं। कम्यूटेटर प्लेटें दो ब्रशों के बीच लगी होती हैं। ब्रश सर्किट पूरा करने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट पर घिसते हैं। तब इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनल से और भुजा से होकर ब्रश में कम्यूटेटर सेगमेंट से होकर कॉइल में जाती है और फिर बाहर दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में जाती है, फिर विपरीत ब्रश और भुजा में और फिर वापस दूसरे टर्मिनल में जाती है। इन पुर्जों से मिलकर हमारी साधारण डीसी मोटर बनती है। डीसी मोटर के काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी मूलभूत बातें समझनी होंगी और यह भी समझना होगा कि अंदर के पुर्जे कैसे काम करते हैं। लेकिन पहले जानें कि आपने डीसी मोटर का प्रयोग कहाँ देखा है या आप इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं। अपने विचार और प्रोजेक्ट आइडियाज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इलेक्ट्रिसिटी वायर से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। जब बहुत से इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहते हैं तो हम इसे करंट कहते हैं। डीसी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहते हैं यानी एक बैटरी के टर्मिनल से दूसरी बैटरी के टर्मिनल तक। यदि हम बैटरी को उलट दें तो करंट विपरीत दिशा में बहने लगेगा। कॉपर वायर के अंदर हमें कॉपर के अणु मिलते हैं। हर अणु के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अन्य अणुओं में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से अपने आप अन्य अणुओं में जाते रहते हैं लेकिन यह सभी दिशाओं में बिखरे हुए तरीके से गति करते हैं जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। हमारे लिए आवश्यक है कि बहुत से इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहें और ऐसा करने के लिए हम वोल्टेज का प्रयोग कर सकते हैं। वोल्टेज एक दबाव की तरह होती है और इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए मजबूर करती है। इलेक्ट्रॉन केवल पूरे सर्किट में बहते हैं। वे हमेशा अपने स्रोत पर वापस जाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए जब हम इन्हें वायर जैसा एक पाथ देते हैं तो वे उससे होकर गुजरते हैं। भले ही हमने यह पाथ अस्थायी ही क्यों न बनाया हो, पाथ उपलब्ध होते ही इलेक्ट्रॉन उसमें से बहने लगते हैं। हम इस पाथ में कुछ पुर्जे लगा सकते हैं ताकि उन्हें इस पुर्जे से होकर गुजरना पड़े और इस तरह वे हमारे लिए उपयोगी काम करते हैं, जैसे कि एक लैंप को जलाना। इस एनिमेशन में हम दो नियमों का प्रयोग करने वाले हैं जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो और कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन फ्लो वह है जो वास्तव में इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहने से उत्पन्न हो रहा है। कन्वेंशनल करंट इनके विपरीत दिशा में यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहने से उत्पन्न होता है। इन दोनों नियमों को याद रखिए और यह भी कि हम किस नियम का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि शायद आप पहले से ही जानते होंगे, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार के चुंबकों को स्थायी चुंबक कहा जाता है क्योंकि इनके चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सक्रिय रहते हैं। दूसरे चुंबक के दायरे में आने पर एक जैसे किनारे एक दूसरे को दूर फेंकते हैं और विपरीत किनारे आकर्षित होते हैं। इसलिए चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण विकर्षण यानी पुशिंग और आकर्षण यानी पुलिंग बल बनते हैं। चुंबक में एक कर्व जैसी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं और बाहर की बढ़ती ओर घूमती जाती है।
चुंबकीय क्षेत्र अंतिम सिरे पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम इसे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ और भी चुंबकीय रेखाएं पास पास और घनी हैं। वास्तव में हम चुंबक पर लोहे का बुरादा छिड़ककर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हैं। जब दो चुंबक एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके चुंबकीय क्षेत्र आपस में टकराते हैं। दो एक जैसे सिरे एक दूसरे को धक्का देकर दूर करेंगे और उनकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नहीं जुड़ेंगी, जबकि विपरीत ध्रुव वाले सिरे एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और उनकी चुंबकीय रेखाएं अधिक सघन क्षेत्र में आपस में मिल जाती है। इसलिए हम दो विपरीत ध्रुव वाले चुंबक मोटर के स्टेटर में रखते हैं ताकि रोटर से होकर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बन जाए। जब हम एक वायर को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का करंट वायर से होकर दोनों टर्मिनलों के बीच गुजरता है। जब इलेक्ट्रॉन कॉपर वायर से होकर गुजरते हैं तो वे वायर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। हम वायर के पास कुछ चुंबक रखकर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं। जब हम वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो चुंबक घूमता है। जब हम करंट की दिशा पलट देते हैं तो चुंबक की दिशा भी पलट जाती है और विपरीत दिशा में करंट की सीध में आ जाती है। इस प्रकार हम एक चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं जो एक स्थायी चुंबक की तरह ही काम करता है। अंतर सिर्फ यह है कि हम चुंबकीय क्षेत्र को बंद कर सकते हैं। वायर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में समस्या यह है कि यह बहुत कमजोर होता है, लेकिन हम वायर को कॉइल में लपेटकर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को और शक्तिशाली बना सकते हैं। प्रत्येक वायर अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन वे मिलकर अधिक बड़ा और अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। इसलिए हम रोटर के चारों ओर कॉइल का प्रयोग करते हैं। यदि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में जानकारी रोचक लगी तो हमारा अगला वीडियो देखें कि सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं। आपको वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वायर के कॉइल को वाइंडिंग्स कहा जाता है। सबसे साधारण डीसी मोटर में बस एक ही कॉइल होता है। यह अधिक बहुत ही सरल डिजाइन होता है। हालांकि समस्या यह है कि वे चुंबकीय रूप से अलाइन हो सकते हैं, यानी एक सीध में आ सकते हैं, जिससे मोटर जाम हो सकती है और घूमना बंद कर सकती है। हमारे पास कॉइल के जितने अधिक सेट होंगे, घूमना उतना ही अधिक स्मूथ होगा। यह तब विशेष रूप से कम गति वाली मशीनों में उपयोगी होता है। इसलिए हम रोटर में सामान्य तौर पर कम से कम 3 कॉइल का प्रयोग करते हैं, जिससे वह आसानी से घूम पाए। प्रत्येक कॉइल पिछली कॉइल से 120 डिग्री पर लगी होती है। हर कॉइल के बीच में एक कम्यूटेटर प्लेट लगी होती है। ये प्लेटें एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं, लेकिन वे कॉइल से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसलिए यदि हम दो कम्यूटेटर प्लेटों के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को जोड़ दें तो हम सर्किट पूरा कर सकते हैं। करंट अब बहने लगेगा और कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। रोटर या आर्मेचर लोहे की बहुत सी डिस्क्स से बना होता है जो आपस में लैमिनेटेड होती है। प्रत्येक डिस्क एक लैक्वेयर कोटिंग द्वारा एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। अगर आर्मेचर ठोस धातु के एक ही टुकड़े से बना होता तो एडी करंट अंदर ही घूमता रहता। ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ के कारण होता है। यह एडी करंट मोटर की कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। एडी करंट को कम करने के लिए इंजीनियर रोटर को इंसुलेटेड डिस्क्स में बांट देते हैं। इस तरह इंसुलेटेड डिस्क्स अभी भी बहता है, लेकिन ये अब बहुत छोटा है। डिस्क जितना पतला होगा, एडी करंट उतना ही छोटा होगा। कम्यूटेटर छोटी छोटी कॉपर की प्लेटों से बना होता है जो शाफ्ट पर लगी होती है। प्रत्येक प्लेट एक दूसरे से और शाफ्ट से भी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। प्रत्येक कॉइल का सिरा एक अलग कम्यूटेटर प्लेट से जुड़ा होता है। इस डिजाइन में प्रत्येक कम्यूटेटर प्लेट 2 कॉइलों से जुड़ी होती है। प्लेटें कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेने और प्लेटों में देने के लिए कुछ ब्रश होते हैं जो प्लेट से रगड़ खाते हैं। ब्रश आर्म इन्हें अपनी जगह रखती है। जब हम सर्किट को पूरा करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रश से होकर कम्यूटेटर सेगमेंट में बहती है और फिर यह 1 या 2 कॉइल में बहती है क्योंकि उसे एक पाथ मिल जाता है। रोटेशन के एक निश्चित बिंदु पर ब्रश 2 प्लेटों के संपर्क में आता है और इससे एक आर्क बनता है और नीली रोशनी के ऐसे छोटे धमाके होते हैं। आर्क और घर्षण धीरे धीरे इन ब्रशों को खत्म कर देते हैं। हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जरूर पता होना चाहिए और इसके लिए बाएं हाथ को इस तरह से घुमाएं। याद रखें कि फ्लेमिंग्स रूल कन्वेंशनल करंट का प्रयोग करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का नहीं। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है। जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थायी के चुंबकीय क्षेत्र से क्रिया करता है तो कॉइल किस दिशा में खींचेगी और धक्का देगी, यह जानने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। यदि हम एक तार को देखें और कल्पना करें कि कौन सा सिरा पॉजिटिव या नेगेटिव से जुड़ा है तो हम बल की दिशा का पता लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हथेली को अपनी तरफ रखते हुए
हाथ को सीधा रखें। इसे ऐसे देखें, अंगूठा, फिर उंगली, 1, 2, 3, 4। 3 और 4 नंबर की उंगलियों को बंद करें। उंगली 2 को दाईं तरफ मोड़ें जिससे यह हथेली के लंबवत या परपेंडिकुलर हो जाए। फिर उंगली 1 को सीधे और अंगूठे को ऊपर की ओर करें। आपकी दूसरी उंगली कन्वेंशनल करंट की ओर इशारा कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पहली उंगली उत्तर से दक्षिण स्थायी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। अंगूठा बल की दिशा दिखाता है। मैंने इसके लिए पीडीएफ गाइड बनाई है जिसमें इसे याद रखने में मदद करने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण शामिल हैं। अपनी कॉपी कैसे प्राप्त करें, इसके लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस उदाहरण में देखें तो कन्वेंशनल करंट हमारी तरफ आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र बाएं से दाएं तरफ। दूसरी उंगली हम अपनी तरफ करेंगे और पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। अंगूठा ऊपर की ओर इशारा कर रहा है जिसका मतलब है तार पर बल इसे ऊपर की ओर चलाएगा। इस उदाहरण में तार में कन्वेंशनल करंट को उलट दिया गया है, इसलिए यह हमसे दूर जा रही है। इसलिए हम हाथ उलटकर ऐसा करेंगे कि दूसरी उंगली हमारी विपरीत दिशा में इशारा कर रही है। हमारी पहली उंगली अभी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है और अंगूठा नीचे की ओर है, इसलिए तार में बल उसे नीचे की ओर चलाएगा। यदि तार को एक कॉइल में लपेट दें तो अब बल किस तरह काम करेगा। कॉइल को हम 2 आधे हिस्सों में देखेंगे। बाएं हिस्से में कन्वेंशनल करंट हमसे दूर जा रहा है, तो हमारा हाथ उलटता है और हम नीचे की ओर दिशा में लगने वाला बल देख सकते हैं। दाएं हिस्से में कन्वेंशनल करंट हमारी ओर बह रहा है, इसलिए बल ऊपर की तरफ है। हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिश्रित बल मिल रहा है, इसलिए कॉइल रोटेट करने लगेगी। अब हम देख सकते हैं कि मोटर कैसे घूमती है। आइए इसे विस्तार से देखें। आइए धीमी गति में डीसी मोटर के ऑपरेशन को देखें। मैं सिर्फ मुख्य पुर्जों को दिखाऊंगा। इसमें उत्तरी और दक्षिणी चुंबक है जो केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र को केंद्रित करते हैं। केंद्र में एक शाफ्ट है जो रोटर से जुड़ा है। रोटर के चारों ओर कॉइल लिपटी हुई है। कॉइल से कम्यूटेटर कनेक्ट है और कम्यूटेटर को पावर देने के लिए ब्रश और ब्रश आर्म है और अंत में एक पावर सप्लाई है। रोटर कॉइल्स और कम्यूटेटर घूमेंगे, बाकी सारी चीजें स्थिर रहेंगी। कन्वेंशनल करंट के प्रवाह और हर कॉइल की लंबी साइड पर लगने वाले बल को देखेंगे जो इस तरफ और इस तरफ है। इन कॉइल्स को हम 1, 2 और 3 नाम देंगे और कम्यूटेटर की प्लेटों को A, B और C। इस पहली पोजीशन में कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव से प्लेट A में जाएगा, फिर कॉइल 1 और 3 तथा प्लेट B और C से होता हुआ दाएं ब्रश में जाएगा और फिर वापस बैटरी में चला जाएगा। कॉइल के दाईं तरफ बल नीचे की ओर है और बाईं तरफ ऊपर की ओर है। कॉइल 3 में इस तरफ बल ऊपर की ओर और इस तरफ नीचे की ओर है, इसलिए यह घूमता है। करंट प्लेट A से केवल कॉइल 1 में जाता है, फिर प्लेट B से निकल जाता है। इससे बाईं तरफ बल ऊपर की ओर और दाईं तरफ बल नीचे की ओर लगता है। अब करंट प्लेट A और C से कॉइल 1 और 2 में से होता हुआ प्लेट B में जाता है। कॉइल 1 में बाईं ओर, ऊपर की ओर, दाईं ओर, नीचे की ओर बल उत्पन्न होता है। वहीं कॉइल 2 में भी बाईं तरफ ऊपर की ओर, दाईं तरफ नीचे की ओर बल उत्पन्न होता है। अब करंट प्लेट C से होकर कॉइल 2 से होता हुआ प्लेट B में जाता है। कॉइल 2 के बाईं तरफ ऊपर की ओर बल लगता है और दाईं तरफ नीचे की ओर बल लगता है। अब करंट प्लेट C से कॉइल 2 और 3 में जाता है और प्लेट A और B से बाहर निकलता है। इससे हमें कॉइलों को ऊर्ध्वगामी और अधोगामी बल मिलते हैं। अब करंट प्लेट C से होकर कॉइल 3 में से होता हुआ प्लेट A में जाता है तथा ऊपर और नीचे की ओर बल उत्पन्न करता है। अब करंट प्लेट C और B से होकर कॉइल 3 और 1 में जाता है और फिर प्लेट A से बाहर निकलता है। इससे हमें दोनों दिशाओं में बल प्राप्त होता है। अब करंट प्लेट B से कॉइल 1 में जाता है और प्लेट A से बाहर आता है, जिससे बल उत्पन्न होता है। अब करंट प्लेट B से कॉइल 1 और 2 में जाता है और फिर प्लेट C और A से बाहर आता है। अब करंट प्लेट B से कॉइल 2 में होता हुआ प्लेट C में जाता है। अब करंट प्लेट B और A से होकर कॉइल 2 और 3 में जाता है और प्लेट C से बाहर आता है। फिर यह बार बार होता रहता है, जो हमें घूर्णन बल या रोटेटिंग फोर्स देता है, जिससे हम पंखे, गियर,
पहिए और पुली जैसी चीजों को चलाते हैं। यदि हम पावर सप्लाई उलट दें तो करंट भी उलट जाएगा, जिससे बल की दिशा भी उलट जाएगी और इस प्रकार रोटेशन की दिशा भी उलट जाएगी। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।